हेलो एंड वेलकम टू शिक्षाकुल क्लासेस। आज हम बात करेंगे बैंकिंग की और ये होगा हमारा लेक्चर 3। बैंकिंग के सेगमेंट्स अगर आप देखेंगे तो हर साल एक क्वेश्चन जरूर आ रहा है। वो क्वेश्चन आपसे या तो बैंकिंग रिफॉर्म्स के बारे में पूछा जा रहा है या डिफरेंट टाइप ऑफ बैंकिंग एस्पेक्ट्स में पूछ लेते हैं, या अगर कोई बैंक न्यूज में है सो उससे रिलेटेड कोई करंट अफेयर्स का टॉपिक है तो वहां से आपसे सवाल पूछा जा रहा है। तो शुरू करते हैं बैंकिंग का सेगमेंट। आज पिछली क्लास में हमने मुद्रास्फीति और मौद्रिक नीति की बात की, दैट इज इन्फ्लेशन एंड मॉनेटरी पॉलिसी, और आज हम डिस्कस करेंगे द नेक्स्ट सेगमेंट। सो लेट्स स्टार्ट। बैंकिंग, हम क्या समझते हैं बैंकिंग से? सबसे पहला पॉइंट तो यही है। और बैंक्स कब आए, बैंक्स की रिक्वायरमेंट कब हुई, क्या इंडिया में शुरू से बैंक्स थे या नहीं थे, हमें वो सब पता होना चाहिए। तो सबसे पहली चीज, पहले हम करते थे इनफॉर्मल लेंडिंग। इनफॉर्मल लेंडिंग का मतलब हो गया कि पहले जब हमको कुछ भी पैसे लेने होते थे या कुछ भी किसी से धन लेना होता था तो हम किसी साहूकार के पास जाते थे या किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाते थे जिसके पास पैसे होते थे, और उसके बदले वो हमसे सूद वसूलते थे, दैट वाज इंटरेस्ट। इस प्रोसेस में बहुत सारे लोग इस प्रकार से फंस जाते थे कि उन्हें अपनी जमीनें, अपना सब कुछ दांव पर रख देना होता था, फिर भी उनका जो लोन वो लेते थे या ऋण लेते थे वो चुकता नहीं होता था। फिर कॉन्सेप्ट आया फॉर्मल बैंकिंग का या फॉर्मल लेंडिंग का। और यहां से शुरुआत हुई बैंकिंग की या बैंक्स की टू एन एक्सटेंट। तो बैंक्स की शुरुआत यहां से हुई फॉर्मल लेंडिंग के एस्पेक्ट से, और वो फॉर्मल लेंडिंग धीमे धीमे अलग अलग सेगमेंट में काम करती रही। बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट अलग अलग प्रकार के बैंक बनते रहे और उन बैंक्स की परिकल्पना जो की गई थी उसी प्रकार से वो स्टेप बाय स्टेप आगे आते गए। अब अगर हम बैंक्स की बात करें, एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में अगर बैंक्स की बात करें हम, तो बैंक्स का जो सेगमेंट है वो काफी पुराना है। लाइक 70 से 70-20 से बैंकिंग चली आ रही है। पहला बैंक था अवध कॉमर्शियल बैंक। इट वाज द फर्स्ट बैंक इन इंडिया वाज अवध कॉमर्शियल बैंक। अवध कॉमर्शियल बैंक के बाद दूसरा बैंक बना पंजाब नेशनल बैंक, और उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा 3 अलग अलग बैंकों की स्थापना की गई। भारतीयों द्वारा भी बैंक बनाए गए, बैंक ऑफ हिंदुस्तान और बाकी बैंक्स बने वहां पे। बट हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो पर्सपेक्टिव है कि हम एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, पोस्ट इंडिपेंडेंस वाले पर्सपेक्टिव में गए। क्यों? क्योंकि उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि एग्जामिनेशन में जो सवाल आ रहे हैं वो पोस्ट इंडिपेंडेंस से आ रहे हैं, और क्योंकि ये सीरीज प्रहार बैच के बारे में है तो हमारा पूरा का पूरा जो फोकस होगा वो उसी के हिसाब से होगा कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से क्या इंपॉर्टेंट है और क्या हमें पढ़ना है। फेयर इनफ? सो लेट्स स्टार्ट। तो अगर हम बैंक की बात करें तो बैंक का सबसे पहले आपको पता होना चाहिए फंक्शन क्या है। व्हाट इज अ फंक्शन ऑफ अ बैंक? पहली चीज, lending and generating profit from that, और आप इंटरेस्ट भी लिख सकते हैं। बैंक का सबसे प्राइमरी काम क्या है? ऋण देना और उस ऋण पर सूद या ब्याज प्राप्त करना। एक दूसरा कार्य है बैंक का, अगर आप देखेंगे तो वो क्या है? डिपॉजिट लेना और डिपॉजिट पे इंटरेस्ट देना। अब यहां पे अगर देखोगे तो बैंक कई प्रकार के डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है। डिपॉजिट मतलब जमाएं एक्सेप्ट करता है और इंटरेस्ट उस पर देता है। अब बैंक करता क्या है? पिछली क्लास में बताया था आपको
बैंक एक तरफ से जमा कर रहा है पैसे और दूसरी तरफ से इसी पे लोन या ऋण दे रहा है। ठीक है, यहां पर जमाकर्ता आ जाएंगे, और जमाकर्ता के अलावा जस्ट अ मिनट, और यहां पे वो आ जाएंगे जिन्होंने ऋण ले रखा है, रेडी भी कह सकते हैं आप उन्हें, या इंग्लिश में बोरोवर कह सकते हैं, डेटर भी कह सकते हैं आप उन्हें। जमाकर्ता को हम डिपॉजिटर बोलते हैं सिंपल टर्म्स में। अब बैंक क्या कर रहा है, जो एक प्रकार से जमा राशि है उसमें से लोन दे रहा है, ये हमने डिस्कस किया था। अब क्या करता है बैंक, एक तरफ से आपसे जमा ले रहा है, मतलब डिपॉजिट ले रहा है, और दूसरी तरफ लोन दे रहा है। ठीक है, इस लोन के बदले बैंक इंटरेस्ट कमाता है और उसी इंटरेस्ट का एक हिस्सा वो अपने डिपॉजिटर्स को देता है सेविंग और अन्य माध्यम में जो यूटिलाइज करते हैं। अब इस परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखेंगे कि बैंक के ये दो मेजर काम हो गए, इसके अलावा इंडिया में बैंक्स का एक काम और है, गवर्नमेंट की जो वेलफेयर स्कीम्स हैं उसका जो लाभ है वो कस्टमर्स तक पहुंचे, इसमें ये एक इंटरमीडिएटरी की भूमिका निभाते हैं, एक बीच की भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे एक अगला कार्य है इनका फाइनेंशियल इंक्लूजन का। फाइनेंशियल इंक्लूजन को हिंदी में कहते हैं वित्तीय समावेशन का। इसका सीधा सीधा तात्पर्य यह है कि लोगों को वित्तीय सेवाओं से जोड़ना ही वित्तीय समावेशन कहलाता है। ठीक है, अब इन सारे कार्यों के बीच कितने प्रकार के बैंक होते हैं, क्या क्या बैंकों के कार्य हैं, अब हम वो समझेंगे। सबसे पहले जो आते हैं वो आते हैं कॉमर्शियल बैंक। ठीक, कॉमर्शियल बैंक की जब हम बात करेंगे तो इनका जो ऑब्जेक्टिव होता है या उद्देश्य होता है वो होता है प्रॉफिट का, कि प्रॉफिट अर्न करना है। इनका जो रजिस्ट्रेशन होगा वो कंपनीज एक्ट के तहत होगा। इनको जो लाइसेंस मिलेगा वो कौन देगा, आरबीआई, और इनका रेगुलेशन भी जो होगा वो आरबीआई ही करेगा। मतलब लाइसेंस इज गिवन बाय आरबीआई एंड रेगुलेशन इज आल्सो बीइंग गिवन बाय आरबीआई इटसेल्फ। प्लस जो रेगुलेशंस होते हैं वो किसके अंदर गवर्न किए जाते हैं, बैंकिंग रेगुलेशंस एक्ट के तहत ये गवर्न किए जाएंगे। ठीक है, तो उद्देश्य क्या हो गया, प्रॉफिट, लाभ कमाना। रजिस्टर्ड कहां हो गए, कंपनीज एक्ट के तहत, कंपनी एक्ट के तहत, कंपनी अधिनियम के तहत। लाइसेंस आरबीआई देता है और रेगुलेशन भी कौन करता है, आरबीआई करता है। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, हां। अब कॉमर्शियल बैंक जितने भी हैं वो ऑलमोस्ट सारे प्रोडक्ट्स जो भी बैंकिंग के हैं, चाहे वो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड हुए, वो सब कुछ बेच सकते हैं। और लोन देने का काम उनका है, रिटेल बैंकिंग का काम उनका है, इक्विटी और शेयर में इन्वेस्ट में काम करने का है। तो सबसे बड़ा हिस्सा किसका है, कॉमर्शियल बैंक का है। अब यही कॉमर्शियल बैंक दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं शेड्यूल्ड, एक होता है नॉन शेड्यूल्ड। अब जब हम शेड्यूल की बात करेंगे तो कुछ नहीं है,
इसका मेंशन केवल आरबीआई के सेकंड शेड्यूल में है। किसमें? आरबीआई एक्ट 1934। इसके अंतर्गत जो भी बैंक शेड्यूल 2 में आएंगे वो शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक हो जाएंगे, और जो नहीं आएंगे वो नॉन शेड्यूल्ड होंगे। बट इंडिया में नॉन शेड्यूल की संख्या 3 से 4 है, वो भी साउथ इंडिया में है। नॉट मच इंपॉर्टेंट फॉर यू। इंपॉर्टेंट ये है कि शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक्स क्या होते हैं। अब इन शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक की श्रेणी में 3 प्रकार के बैंक्स आ जाएंगे, 3 के 4 प्रकार के बैंक्स आ जाएंगे। पहला, पब्लिक सेक्टर बैंक, पीएसबी। जिसको आप कहते हैं सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक। इन सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में एक सबसे बड़ी चीज यह होती है कि भारत सरकार का, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो हिस्सा है वो 51% से ज्यादा होगा, मोर देन 51% होगा। यदि यह हिस्सा मोर देन 51% है तो वो कहां के कहलाएंगे? सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक कहलाएंगे। और करेंटली इंडिया में 12 पीएसबी हैं मर्जर के बाद। ये भी एक पॉइंट याद रखना कि पहले कितने थे? 21 थे। मर्जर के बाद अभी 12 पीएसबी हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं। जैसे कि आपका एसबीआई हो गया, पंजाब नेशनल बैंक हो गया, केनरा बैंक हो गया, और सिंडिकेट बैंक हो गए, और भी अन्य बैंक हो गए, वो पब्लिक सेक्टर बैंक है। उसके बाद इन पब्लिक सेक्टर बैंक्स का मोटिव जो होता है वो केवल प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है, वो होता है वेलफेयर प्लस प्रॉफिट, दोनों होगा। तो ये याद रखना। फिर अगली बात, दूसरे जो होते हैं वो प्राइवेट सेक्टर के बैंक होते हैं। अगर प्राइवेट सेक्टर बैंक की बात करोगे तो प्राइवेट सेक्टर के बैंक्स में भी ऑप्शंस आ जाएंगे, और वो क्या क्या होंगे ये अब आपको देखना है। क्या क्या पॉइंट्स होते हैं प्राइवेट सेक्टर के बैंक के साथ। इनका भी ऑब्जेक्टिव जो होगा वो सेम होगा, रेगुलेशन वगैरह सब कुछ सेम होगा। मेन मोटिव जो उनका होता है वो प्रॉफिट अर्न करना होता है। क्या करना होता है? प्रॉफिट अर्निंग इनका मेन मोटिव होता है प्राइवेट सेक्टर बैंक्स का। फिर रीजनल रूरल बैंक्स हो गए, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हो गए, पेमेंट बैंक्स हो गए। ये सारे भी आपके शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक की कैटेगरी में आएंगे, और इनके अलग अलग मोटिव हैं। स्पेशली इन तीनों का मोटिव पीएसएल से रिलेटेड है, इनका और इनका तो है ही। पेमेंट बैंक का है कि बैंकिंग सेक्टर को और इजी बनाया जाए। ठीक है, थोड़ा सा तुम्हारे लिए और अच्छे से बता देता हूं। रीजनल रूरल बैंक और स्मॉल का पीएसएल, और 70% और अदर 75%, जो टोटल लोन का 75% को किसको देना है? पीएसएल को देना है। ठीक है, इनका जो काम है वो रूरल डेवलपमेंट और एग्रीकल्चर के सेक्टर में कंसेशन क्रेडिट देने का है। इनका काम है कि जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है उसको बेनिफिट देने का। और पेमेंट बैंक का क्या है? बेसिकली जो बैंकिंग चैनल है उसको कैसे आसान किया जा सकता है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई एक टाइप की जिसको हम कह रहे हैं शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक। शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक में क्या क्या आ गए? पब्लिक सेक्टर के बैंक आ गए, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक आ गए, प्राइवेट सेक्टर के बैंक आ गए, रीजनल रूरल बैंक आ गया, स्मॉल फाइनेंस बैंक आ गया, और पेमेंट बैंक्स आ गए। इसके अलावा एक और टाइप आप यहां पे इंक्लूड कर सकते हो, जो फॉरेन सेक्टर के बैंक्स हैं, जो फॉरेन बैंक्स हैं, जैसे रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड हो गया या कोई और हो गया, जिन्होंने अपनी एक सब्सिडरी खोली है इंडिया में। तो रेगुलेशन उनका भी कुछ हद तक आरबीआई ही करेगा। लाइसेंसिंग की बात जो करेंगे वो एक आरबीआई के माध्यम से ही आएगी, बट वो ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड है आउट ऑफ इंडिया,
सो उनकी एक सब्सिडरी खोलनी है, सो उसके लिए सेगमेंट्स होते हैं। बट अगेन द एम इज टू अर्न प्रॉफिट। और इंडिया के लिए क्या अच्छा है कि वो बेटर एंड मॉडर्न ऑप्शंस एंड टेक्नोलॉजी लेंगे जो कि ज्यादा बेटर प्रोस्पेक्ट में काम करेगी। अब शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक में एक टाइप के और बैंक है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और वो है डेवलपमेंटल बैंक्स। इंडिया जैसे डेवलपिंग नेशन को डेवलपमेंट के प्रोसेस में आगे बढ़ने के लिए वी नीड डेवलपमेंटल बैंक्स, वी नीड मैनी मोर इंस्टीट्यूशंस, दे विल वर्क फर्दर इन अ वे कि डेवलपमेंट के प्रोस्पेक्ट को और बेटर किया जा सके। इन डेवलपमेंटल बैंक्स को हम लोग डेवलपमेंटल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी कहते हैं, या आप इनको विकास बैंक के नाम से समर्पित कर सकते हैं, या डेवलपमेंटल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी कह सकते हैं। तो ये जो डेवलपमेंटल बैंक्स हैं इनका बेसिकली काम क्या है, व्हाट वाज द मेन पर्पस बिहाइंड इट, इनको खोला क्यों गया, आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। तो इनका काम था सेक्टर स्पेसिफिक फाइनेंसिंग एंड टेक्निकल असिस्टेंस का। क्या था? सेक्टर स्पेसिफिक फाइनेंसिंग और टेक्निकल असिस्टेंस। मतलब पर्टिकुलर सेक्टर में या किसी क्षेत्र में ये क्या करते हैं, फाइनेंस करते, वित्त पोषण जिसको आप कहते हैं, वित्त पोषण करते एवं टेक्निकल असिस्टेंट का मतलब हो गया तकनीकी सहायता करते या सुझाव देते। ठीक है, ये इनका काम है। अब ऐसे बैंक्स कौन कौन से हैं उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी चाहिए अपने को। ये भी टाइप ऑफ कमर्शियल बैंक्स ही हैं, लेकिन एक और चीज है इन डेवलपमेंटल बैंक्स की, ये पब्लिक को फंड नहीं देते हैं। ये किसको देंगे? कंपनीज को देंगे, इंस्टीट्यूशंस को देंगे। ठीक है, ये डायरेक्ट लोन पब्लिक को नहीं देते हैं, ये इंस्टीट्यूशंस या उसके माध्यम से बैंक्स के माध्यम से लोन देते हैं। अब जैसे कि इंडिया का एक बैंक था IDFC, सॉरी जस्ट अ मिनट, IDBI। इसका फुल फॉर्म देखोगे तो इसका फुल फॉर्म था इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ये जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया था, बेसिकली ये हैवी इंडस्ट्रीज या लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज को फाइनेंस करने के लिए था। किसको फाइनेंस करने के लिए था? हैवी इंडस्ट्रीज या लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज को फाइनेंस करने के लिए। और ये बना था तकरीबन 1960s के अराउंड। इसी के उसमें एक और बैंक बना था जिसका नाम था सिडबी, बहुत बाद में बना ये 1990s में, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। सिडबी की ब्रांचेस आपने कई जगह देखी होंगी। इनका मेजर काम क्या था? MSME को लोन देना। किसको लोन देना? MSME को। तो सिडबी तकरीबन आपका 1990 के आसपास आया था और ये 1962 शायद, आई माइट नॉट बी करेक्ट, प्लीज चेक दैट डेटा। तो 1962 के तहत ये आया था। फिर गवर्नमेंट ने फर्दर 2014-15 में मुद्रा योजना लेके आए, द थर्ड वन, मुद्रा। तो मुद्रा को भी बैंक के परिप्रेक्ष्य में देखो,
ये किसकी बात करता है? माइक्रो यूनिट्स की बात करता है। अगर इसका फुल फॉर्म देखोगे तो ये है माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी। तो ये आपके माइक्रो यूनिट एंड डेवलपमेंट रीफाइनेंस एजेंसी की बात करता है, स्पेशली जो माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको लोन देने की बात करता है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई 3 डेवलपमेंटल इंस्टीट्यूशंस की जो इंडस्ट्रियल सेगमेंट के हैं, जो इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के लिए हैं और उद्यम के डेवलपमेंट के लिए हैं। अब 2 और ऐसे बैंक हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, विच आर इंपॉर्टेंट फॉर यू। एक है एक्सिम बैंक, जिसको आप कहते हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक। अगर हिंदी में बोलोगे तो निर्यात आयात, आपको एग्जाम में एक्सिम ही मिलेगा, निर्यात आयात के वित्त पोषण के लिए या फाइनेंस करने के लिए इस बैंक का यूज किया जाता है, एक्सिम बैंक का। ये सपोर्ट करते हैं लोन्स एक्सपोर्टर्स को, इंपोर्टर्स को, और उसके अलावा इनका काम है ओवरसीज जो बायर्स हैं उनको भी देना। सो सपोर्ट फॉर लोन टू एक्सपोर्टर, इंपोर्टर, बायर, ओवरसीज वाले जो विदेश में रहते हैं, ओवरसीज इंडियंस कह लो या जो भी। तो एक्सिम बैंक का ये काम है। अब एक चीज याद रखना, ये जितने भी बैंक्स मैंने बताए हैं एक तरीके से दे आर 100% गवर्नमेंट एंटिटी। एक्सिम बैंक आपका 1982 का है, और सेम आपका एक और बैंक है जिसका नाम है नाबार्ड, ये भी 1982 का ही आई गेस, ये 1980 का होगा नाबार्ड। ये भी 100% गवर्नमेंट एंटिटी है, पार्लियामेंट के एक्ट के तहत बना था। इसका बेसिकली काम है उन इंस्टीट्यूशंस को फाइनेंस करना जो कि आपके कोऑपरेटिव्स को, रूरल बैंक्स को हेल्प आउट करेंगे। किसको? कोऑपरेटिव्स, रूरल बैंक्स, जिनको आप रीजनल रूरल बैंक्स कह रहे हो, प्लस कॉमर्शियल बैंक्स को भी हेल्प आउट करेंगे। बट किन प्रोजेक्ट्स में? द प्रोजेक्ट्स विल बी फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो नाबार्ड जो है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, दिस नाबार्ड कोऑपरेटिव बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स और कमर्शियल बैंक्स, और इसके माध्यम से एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के फेज में काम करने का है। ये टेक्निकल असिस्टेंस भी प्रोवाइड करता है, मतलब तकनीकी सहायता भी प्रोवाइड करता है। तो ये सब कुछ की चीजें हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, और इसी तरीके के क्वेश्चंस डायरेक्ट आपको आते भी हैं। ठीक है, एक चीज याद रखना, जितने भी डेवलपमेंटल बैंक्स हैं ये डायरेक्ट क्रेडिट नहीं देंगे पब्लिक को या इंडिविजुअल को, किसी व्यक्ति को डायरेक्ट लोन नहीं देंगे ये डेवलपमेंटल बैंक्स, ये किसी इंस्टीट्यूशन के माध्यम से ही करेंगे। जैसे कि मान लीजिए मुद्रा है, मुद्रा योजना बैंक के थ्रू, माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के थ्रू माइक्रो यूनिट्स को मिलेंगी। ठीक है, या बैंक के थ्रू माइक्रो यूनिट्स को मिलेंगी, ये याद रखना। ये इस प्रकार से क्लियर है? अगर क्लियर है तो हाँ बोलो, कमेंट में हाँ बोलिए आप सभी। अब आज बात करते हैं एक तीसरे टाइप के बैंक के। सबसे ज्यादा न्यूज में रहता है तो सवाल भी आने के चांसेस इसके हैं।
इनकी जो स्थापना हुई वो हुई स्टेट कोऑपरेटिव एक्ट के तहत। किस एक्ट के तहत? स्टेट कोऑपरेटिव एक्ट के तहत। इनका जो रेगुलेशन है, ठीक है, क्या है? रेगुलेशन, नियमन। इनका नियमन कौन करेगा? 3 लोग करेंगे, आरबीआई, स्टेट गवर्नमेंट मतलब राज्य सरकार, और तीसरा नाबार्ड। इनका नियमन कौन कौन करेगा? आरबीआई, रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक, राज्य सरकारें और नाबार्ड, ये तीनों इनको रेगुलेट करते हैं। इनका जो मोटिव है या जो ऑब्जेक्टिव है वो है कंसेशनल क्रेडिट और उससे ज्यादा वेलफेयर, जन कल्याण, ठीक है। अब इन कोऑपरेटिव्स का नियमन और जो एक फंक्शनिंग होती है, ऑपरेशन जिसको हम कहते हैं, इनका पूरी कार्यप्रणाली कैसे चलती है वो भी पता होना चाहिए। इनकी कार्यप्रणाली कॉमर्शियल बैंक से अलग होती है। कॉमर्शियल बैंक में क्या होगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होंगे, मुख्य डिसीजन सारे वही लेंगे, मुख्य निर्णय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लेंगे। बट यहां पर अगर आप कोऑपरेटिव की बात करोगी तो इनके जो निर्णय लेते हैं उसमें मेजरली अगर हम देखें तो जो अकाउंट होल्डर होते हैं ना, मतलब जिनके अकाउंट हैं, उन्हीं में से मेंबर्स चुने जाते हैं वोटिंग के द्वारा, एक मेंबर एक वोट के हिसाब से। और यही जो मेंबर्स होते हैं वो मिलके डिसीजन लेते हैं। तो यहां पे डिसीजन वो खाता धारक ही ले रहे हैं जो इसके मेंबर्स हैं, ठीक है। इनके डिसीजंस इस प्रकार से होते हैं। एक और अगली चीज, कोऑपरेटिव्स भी इक्विटी शेयर्स ये सब इशू कर सकते हैं। अब कोऑपरेटिव्स में एक प्रकार और होता है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, जो डिफरेंस कोऑपरेटिव्स के अलग अलग लेवल पे होता है। एक तो आपका हो गया स्टेट कोऑपरेटिव्स, उसके बाद होते हैं डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव्स, कुछ जगह आपको अर्बन कोऑपरेटिव्स के नाम से मिलेंगे, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स। फिर प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती हैं, या कोऑपरेटिव ग्रामीण बैंक्स होते हैं। तो ये 3 स्तर पे बेसिकली काम करते हैं। और इसके अलावा एक और होते हैं जो मल्टी स्टेट होते हैं या इंटर स्टेट कोऑपरेटिव्स होते हैं। तो इंटर स्टेट कोऑपरेटिव्स जो होंगे, जैसे कि पीएमसी था, पंजाब महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक, इनका रेगुलेशन कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, ना कि स्टेट गवर्नमेंट, क्योंकि ये 2 स्टेट्स में है। और इनका रेगुलेशन मेजरली कौन कर रहा है? स्टेट गवर्नमेंट कर रही है। तो ये स्टेप बाय स्टेप याद रहेगा। इन सबका काम क्या है? वेलफेयर मेनली, और प्लस कंसेशनल क्रेडिट। वेलफेयर के एस्पेक्ट में बैंकिंग सर्विसेज को इजीली पहुंचाना इज मोर इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर दिस कोऑपरेटिव सेगमेंट। तो कोऑपरेटिव समझ में आया, अलग अलग तरीके के कोऑपरेटिव्स हैं, उनके कार्य हैं, रेगुलेशन कौन करता है, क्या क्या चीजें इशू कर सकते हैं, ये सब हमें पता चल गया कोऑपरेटिव्स के बारे में। अब हम बात करेंगे रीजनल रूरल बैंक के बारे में, जो एक तीसरा सेगमेंट और इंपॉर्टेंट सेगमेंट है आपके लिए। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक रीजनल रूरल बैंक्स। पहला जो रीजनल रूरल बैंक स्थापित हुआ था वो 1975 में हुआ था, फर्स्ट रीजनल रूरल बैंक।
और रीजनल रूरल बैंक जो हैं वो आपके रजिस्टर होते हैं रीजनल रूरल बैंक एक्ट 1976 के तहत। और इसके अलावा रीजनल रूरल बैंक के साथ कुछ की पॉइंट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। तो जो पहला रीजनल रूरल बैंक था उसका नाम था प्रथमा बैंक। ये जो प्रथमा बैंक था बेसिकली जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं वो एक ज्वाइंट वेंचर मतलब संयुक्त उपक्रम के रूप में खोले जाते हैं जिसमें केंद्र सरकार मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का हिस्सा 50% होता है, राज्य सरकार का हिस्सा 15% होता है और एक स्पॉन्सर पीएसबी होता है मतलब जो पब्लिक सेक्टर का बैंक है वो इसको स्पॉन्सर कर रहा होता है उसका हिस्सा 35% का होता है। तो अगर इस एग्जाम्पल से देखा जाए तो प्रथमा बैंक में सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस यूपी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट का 50%, यूपी गवर्नमेंट का 15% और स्पॉन्सर पीएसबी था सिंडिकेट बैंक। तो इस सिंडिकेट बैंक का 35% था। तो इस प्रकार से पहला रीजनल रूरल बैंक खुला था भारत में और मुरादाबाद में खुला था। फर्स्ट बैंक इज मुरादाबाद में प्रथमा बैंक के नाम से। इसी के बाद आगे पूर्वांचल ग्रामीण बैंक खुला था गोरखपुर में जो एसबीआई की स्पॉन्सरशिप से था। अब 1976 में इन्होंने एक पास किया रीजनल रूरल बैंक एक्ट 1976 जिसके तहत ये बैंक रजिस्टर होते हैं। इनका रेगुलेशन भी इसी माध्यम से बैंकिंग रेगुलेशंस के माध्यम से किया जाता है। और इनको रेगुलेट कौन करता है? आरबीआई एंड टू एक्सटेंट कुछ चीजें इनकी नाबार्ड भी देखता है बिकॉज इनका जो मुख्य काम है वो क्या है? कंसेशनल क्रेडिट देना रूरल सेक्टर को। मतलब अगर इसको हिंदी में लिखे तो ग्रामीण क्षेत्र, और ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामीण और कृषि दोनों आएंगे, ठीक है। ग्रामीण क्षेत्र को छूट के साथ ऋण देना। छूट मतलब इंटरेस्ट रेट में छूट और कोई छूट नहीं, ठीक है। मान लो 10% पे कहीं से मिल रहा है ब्याज तो ये 7 या 8% पे ही दे रहे हैं या 6% पे ही दे रहे हैं। क्लियर? तो ये तो बात होगी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की। अब थोड़ा सा और सुनो इसके बारे में। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई थी तो केंद्र सरकार ने 2006 आते आते बहुत सारे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को या तो मर्ज कर दिया या उनको देखा कि किस प्रकार से उनका नियमन फर्दर हो सकता है। तो उसके बाद बिलो 100 है। अभी ये क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में से कुछ इक्विटी और शेयर इशू कर सकते हैं, अपने को स्टॉक एक्सचेंज वगैरह में आगे पब्लिश कर सकते हैं बेस्ड ऑन द रिपोर्ट्स एंड अदर थिंग्स, वो चीज है। तो ये कुछ की कंपोनेंट थे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के लिए जो आपको याद रखने हैं। आपके एग्जामिनेशन में अगर पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए। इसके बाद एक अगली परिकल्पना आती है। इस परिकल्पना को हम 2 भागों में विभाजित करेंगे। एक की बात करेंगे हम पेमेंट बैंक की एक तरफ, जिनको हम कहते हैं भुगतान बैंक,
छोटे वित्त बैंक भी आप कह सकते हैं, बट वो सही टर्म नहीं है, लघु। यस, पहली चीज, ये केवल और केवल मांग जमा या डिमांड डिपॉजिट ही स्वीकार कर सकते हैं, और वो भी अप टू 1 लाख रुपीस। ये याद रखना, ये डिमांड डिपॉजिट एंड टाइम डिपॉजिट दोनों स्वीकार कर सकते हैं, मांग एवं सावधि जमा दोनों स्वीकार कर सकते हैं ये, ठीक है। दूसरी बात, ये डेबिट कार्ड तो इशू कर सकते हैं, बट क्रेडिट कार्ड इशू नहीं कर सकते, ठीक है। ये डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड दोनों इशू कर सकते हैं। इनको जो भी जमा संपत्ति है उसका 75% गवर्नमेंट सिक्योरिटी में निवेश करना होगा, ठीक है। इनका क्या है, इनको टोटल जो लोन ये दे रहे हैं उसका 75% हिस्सा पीएसएल को देना होगा, प्रायोरिटी सेक्टर को देना होगा, ठीक। रेगुलेट कौन करेगा, आरबीआई, इनको आरबीआई ही करेगा। आपके लिए ये इंफॉर्मेशन की इंफॉर्मेशन थी जो आपको परीक्षा की दृष्टि से याद रहनी चाहिए, क्योंकि आपके सवाल यहीं से बनेंगे कि क्या पर्पस है, क्या चीज़ें हैं और क्या क्या हो सकते हैं इसमें, तो ये याद रखना। प्लस इनके ऊपर ऐसी कोई लिमिट नहीं है, नो लिमिट ऑन डिपॉजिट। ये रेमिटांसेस एक्सेप्ट कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, तो याद रहेगा। आपका बेसिक ही आपसे पूछेगा और इतना बेसिक आपके लिए सफिशिएंट है पेमेंट बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक में। पेमेंट बैंक आपकी नचिकेत मोर कमेटी की रिकमेंडेशन पे था, ये भी याद रखना कि किसने रिकमेंड किया था पेमेंट बैंक के बारे में। और स्मॉल फाइनेंस बैंक की अगर रिकमेंडेशन देखोगे तो डिपेंड्स, बिकॉज काफी लोगों ने रिकमेंड किया था। एक मिनट रुक जाओ, बता ही देता हूं तुम्हें। उषा थोराट, यस, उषा थोराट ने ही बताया था। तो उषा थोराट कमेटी की रिपोर्ट के हिसाब से स्मॉल फाइनेंस बैंक बना था। तो ये याद रहेगा पेमेंट बैंक का क्या सीन है, स्मॉल फाइनेंस बैंक का क्या सीन है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ो, आजकल न्यूज में है डिजिटल बैंक और नियो बैंक। कौन से बैंक, डिजिटल बैंक और नियो बैंक। अब डिजिटल बैंक की बात करोगे तो ये डिजिटल ब्रांच होंगी किसकी, एग्जिस्टिंग लार्ज बैंक्स की। जैसे अभी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर मोदी ने 75 यूनिट्स का इनॉग्रल किया है डिजिटल बैंक यूनिट्स का। तो मान लो एसबीआई है जैसे, तो एसबीआई की एक डिजिटल यूनिट आ गई,
ये आपको 24/7 ऑनलाइन अवेलेबल है। यहां पे आप विड्रॉल, डिमांड डिपॉजिट सब कर सकते हो इस जगह से, ये बेनिफिट्स हैं। वहीं पे जो नियो बैंक है उसकी कोई फिजिकल ब्रांच नहीं होगी। ये न्यू टाइप ऑफ बैंकिंग है, फिजिकल ब्रांच नहीं होगी, ये याद रखना। एक्स मतलब नहीं, ठीक है, मैं लिख भी देता हूं, नो फिजिकल ब्रांच। दूसरी बात, ये बेसिकली ट्रांजैक्शन को आसान बनाने के लिए होता है। जैसे कई जगह आपने देखा होगा, आप रेजर पे से पे करते हो, तो रेजर पे एक टाइप का नियो बैंक है जो कि ट्रांजैक्शन की सर्विस देता है मर्चेंट्स को, ताकि आसानी से वो ट्रांजैक्शन कर सके, स्पेशली जो स्मॉल मर्चेंट्स है उनको। तो ये तो काम हो गया आपका नियो बैंक का। तो आपको नियो बैंक भी समझ में आ गया, डिजिटल बैंक भी समझ में आ गया। अब आपके एग्जामिनेशन के हिसाब से अगली चीज की बात करते हैं, जो कि है बेसल नॉर्म्स। या उसके पहले मैं थोड़ा सा आपके लिए बैंकिंग रिफॉर्म्स या इंडियन बैंकिंग सेक्टर की बात कर लेता हूं पोस्ट इंडिपेंडेंस में। 1966 में सरकार लेकर के आई थी प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, और इस प्रायोरिटी सेक्टर में अगर आप देखोगे तो सरकार ने ये कहा कि जितने भी शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक्स हैं उनको 40%, जो आरआरबीज हैं, जो एसएफबीज हैं, उनको 75% टोटल लोन कैपेसिटी का लोन देना पड़ेगा। तो आपको पिछले उसमें समझाया था, अगर आपको याद हो तो, ये बैंक है, अगर बैंक के पास 100 रुपए आ रहे हैं, ठीक है, तो इसको कुछ आरबीआई के पास रखना है, कुछ अपने पास रखना है, कुछ इधर रखना है, और उसके बाद तकरीबन 70 रुपए बच गए थे। तो इस 70 रुपए का 40% किसको देना है? बैंक को, प्रायोरिटी सेक्टर को देना है, ठीक है, प्राथमिकता वाले क्षेत्र को देना है ऋण। वहीं पे रीजनल रूरल बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए ये 75%, मतलब उनका 75% लोन किसको जाएगा? प्रायोरिटी सेक्टर को जाएगा। तो 70 रुपए का 40%, मान लीजिए 30 रुपए हो गया। तो जो पब्लिक शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक हैं वो कितना देंगे? 30 रुपए। वहीं पे 70 रुपए का 75% तकरीबन 60 रुपए हो गया फॉर से, या 55 रुपए हो गया। तो 55 रुपए इनको 70 रुपए में से लोन किसको देना होगा? प्रायोरिटी सेक्टर को देना होगा। अब इस प्रायोरिटी सेक्टर में आएंगे कौन कौन, वो समझ लेते हैं। एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज से रिलेटेड है जो लोग होंगे, कृषि एवं संबंधित कार्य, जैसे लाइव स्टॉक मैनेजमेंट है या बहुत सारी चीजें। दूसरे मार्जिनल फार्मर्स जो हैं, जिनको आप सीमांत किसान भी कहते हैं, वो। तीसरे सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उपक्रम हो गए। चौथा स्टार्टअप्स हो गए, इनको आप एमएसएमई कह सकते हैं। एक आपके ईडब्ल्यूएस हो गए, कमजोर आय वर्ग के लोग, ठीक।
उसके अलावा सरकार ने सोलर पीवी में जो निवेश आ रहा है उसको भी प्रायोरिटी सेक्टर से जोड़ दिया है। तो ये चीजें हो गई आपकी जो यहां पे हैं। प्लस रिन्यूएबल एनर्जी, जिसको आप नवीकरणीय ऊर्जा बोलते हैं, वो भी इसका पार्ट रहेगी, नवीकरणीय ऊर्जा। और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर भी इसका पार्ट रहेगा। सोशल मतलब सामाजिक संरचना, ठीक है। अब इससे क्या तात्पर्य है, जैसे स्कूल बन रहे हैं, कॉलेज बन रहे हैं, हेल्थ केयर का सेक्टर है, ये सब कुछ इसमें इंक्लूड होगा। तो 40% हिस्सा इसमें से इनको देना है। ये किसको देना है, शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक्स को। और रूरल बैंक और रीजनल रूरल बैंक और एसएफबीज को कितना देना, 75% हिस्सा। तो ये क्लियर हुआ आपको कि क्या है पहला पार्ट। अब इसके बाद इन्होंने शुरू किया 2 और मेजर स्कीम्स, और उसके साथ ही साथ 1969 का टाइम था जब 14 बैंक को राष्ट्रीयकृत किया गया, नेशनलाइज किया गया। ये वो बैंक थे जिनकी टोटल डिपॉजिट संपत्ति 50 करोड़ या उससे ज्यादा की थी, उनको राष्ट्रीयकृत किया गया, ठीक है। और उसके बाद इसी 1969 में 2 स्कीमें और लाई गई थी। एक था लीड बैंक स्कीम और दूसरा था सर्विस एरिया अप्रोच। इस लीड बैंक स्कीम को आप डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम के नाम से भी जानते होंगे। इसके अंतर्गत क्या होता था, किसी एक शहर में, मान लीजिए लखनऊ है, तो लखनऊ का परिक्षेत्र बहुत बड़ा होगा। इस लखनऊ में किसी एक बैंक को, मान लीजिए एसबीआई है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, इसको इन्होंने बना दिया लीड बैंक। तो अब एसबीआई की जिम्मेदारी ये हो गई कि यहां पे जितने भी बैंक की ब्रांचेस हैं या बैंक्स हैं, ये देखना कि क्या ये सारे बैंक्स पीएसएल को, प्रायोरिटी सेक्टर को 40% दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। और यदि नहीं दे रहे हैं तो ये एसबीआई संबंधित बॉडी जैसे कि नाबार्ड और आरबीआई को इसके बारे में सूचित करेगा कि क्या कारण रहा कि ये नहीं दे पा रहे। और साथ ही इनका ये होगा कि लखनऊ के ओवरऑल डेवलपमेंट में इन बैंकों की क्या अग्रणी भूमिका रह सकती है, उसको ध्यान में रखना। उसी प्रकार से एक दूसरी स्कीम हुई जिसका नाम था सर्विस एरिया अप्रोच। सर्विस एरिया अप्रोच में मान लीजिए कोई शहर है, मान लीजिए जौनपुर है, तो जौनपुर में बहुत सारे गांव होंगे, छोटे 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 छोटे। मान लीजिए ये 4 गांव आसपास के हैं, इन चारों गांवों के बीच में कोई भी बैंक ब्रांच नहीं है। तो इन चारों गांवों को, ग्रामीण क्षेत्र को बैंकिंग एरिया से जोड़ने के लिए एक बैंक, यहां पे बैंक की ब्रांच खोलना ही सर्विस एरिया अप्रोच था, जिससे ये चारों बैंक गांव कनेक्ट हो जाए। ऐसे ही मान लीजिए 4 गांव यहां थे, यहां एक ब्रांच खुली, फिर यहां एक ब्रांच खुली, तो ये कहलाया आपका सर्विस एरिया अप्रोच। समझ गए सर्विस एरिया अप्रोच क्या था, लीड बैंक स्कीम क्या थी। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, इससे, इस लीड बैंक स्कीम से थोड़ा एक स्टेप और आगे चलते हैं। पीएसएल समझ में आ गया, लीड बैंक स्कीम समझ में आ गई, 1969 का ये समझ में आ गया। अब इसके बाद क्या हुआ,
1980 में आप अगर देखेंगे तो फिर 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया या राष्ट्रीयकृत किया गया, नेशनलाइज किया गया, जिनको आप नेशनलाइज्ड बैंक कहते हैं। इन बैंकों के पास 200 करोड़ या उससे ऊपर का था, उनको नेशनलाइज कर दिया गया 1980 में। तो पहले कितने थे? 14, फिर 6 हुए, 20 हो गए टोटल। एक बैंक का मर्जर कर दिया गया था, न्यू बैंक था, उसका मर्जर हुआ था। उसके बाद बचे थे 19, फिर 2 फर्दर बैंक्स आए, फिर सबके मर्जर के साथ टोटल अभी 12 ऐसे बैंक है जो पीएसबी के उसमें। अब अलग अलग कमेटियां आई अलग अलग समय में, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो वो आपके लिए है वो है नरसिम्हम कमेटी की रिपोर्ट। इसी को हम जोड़ते हैं बैंकिंग सेक्टर के रिफॉर्म से या बैंकिंग क्षेत्र सुधार से। तो पहले 1991 में और उसके बाद 1998 में एक ही व्यक्ति के अंतर्गत कमेटी बनी। इस कमेटी ने कुछ सुधार प्रपोज किए, जिसमें सबसे पहला सुधार यह था कि जो सीआरआर है और एसएलआर है उसको रिड्यूस किया जाए, टू बी रिड्यूस्ड। दूसरा इन्होंने बोला कि जो पीएसएल है उसको 10% तक ले आया जाए, लेकिन सरकार ने यह बात नहीं मानी। तीसरा इन्होंने बोला एक डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल और एसेट रीस्ट्रक्चरिंग कंपनी बनाई जाए। उसके लिए सरकार रेडी हुई और सरकार ने बनाया भी उसको। रीजन क्या था? मान लीजिए जो भी सिक पीएसयूज आ गए थे या सिक वो हो रहे थे, सिक पीएसयूज का मतलब हो गया जो ऐसी पब्लिक सेक्टर की उपक्रम या बैंक जो ऋण के बोझ के तले दबे हुए हैं, वहां पे आर्थिक गतिविधि उस प्रकार से नहीं हो रही है, उनको हम सिक पीएसबी या सिक पीएसयू के उस पर कहते हैं। प्लस बैंक के सापेक्ष में बैंकों का लोन बहुत ज्यादा बढ़ गया था। सो दैट वाज वन मोर रीजन। इसके बाद 2 और चीजें, डीरेगुलेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट्स, मतलब इंटरेस्ट रेट को अब रेगुलेट आरबीआई ना करे, वो बैंकों के ऊपर छोड़ दे। बैंक की फ्रीडम की बात हो रही थी। इसके अलावा आईटी सेक्टर इन बैंकिंग की बात हुई ताकि बैंकिंग और आसान हो सके। सो ये कुछ महत्वपूर्ण रिकमेंडेशन थी इस कमेटी की, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, एम नरसिम्हम कमेटी की। आपके क्वेश्चन में पूछा भी हुआ आपके पेपर में कि फाइनेंशियल सेक्टर के रिफॉर्म्स में क्या क्या चीजें हैं, तो अगर आप देखेंगे तो ज्यादातर पॉइंटर्स आपको यहीं से मिल जाएंगे। ठीक है। एक और चीज इन्होंने बोली थी, वो इन्हीं के इंपॉर्टेंस में थी, वो थी मर्जर की बात। मर्जर की बात, तो ये एम नरसिम्हम थे। इसके बाद एक कमेटी आई, पीजे नायक कमेटी। इस कमेटी की बस एक बात याद रखो जो इन्होंने बोली थी। इन्होंने बोला कि सरकार को बैंक को एक तरीके से प्राइवेटाइज करना चाहिए। प्राइवेटाइज का मतलब सरकार की जो हिस्सेदारी है वो 51% से नीचे होनी चाहिए, शेयर ऑफ गवर्नमेंट। बट गवर्नमेंट में कहा नहीं, ये नहीं हो सकता, क्योंकि हम फिर बैंकों पे अपना एक जो कंट्रोल है, जो रेगुलेशन है, वो खो देंगे और वो पब्लिक के हित में नहीं होगा। सो दैट वाज वन ऑफ द मेजर रिकमेंडेशन बाय हिम। अगेन नचिकेत मोर कमेटी भी थी। नचिकेत मोर कमेटी की अपनी रिकमेंडेशन थी। ये कह रहे थे यूनिवर्सल एक्सेस
बैंकिंग के सेगमेंट में, एक्सेसिबल इंश्योरेंस, एंड अफोर्डेबिलिटी इन क्रेडिट सिस्टम। तो अगर कभी आपसे पूछ ले कि निम्न में से कौन से लोग बैंकिंग सेक्टर के रिफॉर्म से जुड़े हुए हैं, तो ये मेजर कमिटीज थी जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अब जो मेजर रिफॉर्म्स हुए इन रिकमेंडेशंस पे, वो क्या क्या थे? सीआरआर और एसएलआर को रिड्यूस किया गया, ठीक है। उसके अलावा इंटरेस्ट रेट जो था उसको डीरेगुलेट किया आरबीआई ने, अब बैंक खुद तय करते हैं अपना। तीसरा, प्राइवेटाइजेशन भी हुआ कुछ हद तक, बैंकों का मर्जर हुआ ही है, आपने देखा ही है। और बेसल नॉर्म, आईटी सेक्टर इन बैंकिंग, ये सारी चीजें की गई ताकि बैंक और इफिशिएंट हो सके। अब जो अगला पॉइंट होगा वो हम पढ़ेंगे बेसल नॉर्म के बारे में। तो जो बेसल नॉर्म है, बेसिकली ये नॉर्म है बैंकिंग स्टैंडर्ड्स के लिए, और इसको बनाने के लिए एक कमेटी बनी थी, बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग स्टैंडर्ड। ये जो बेसल कमेटी ऑन बैंकिंग स्टैंडर्ड थी, इट इज मोर ऑफ अ समूह, ग्रुप ऑफ ऑल सेंट्रल बैंक governors who are members of this। ये बेसल कमेटी जो बनी थी वो किसके अंतर्गत बनी थी? बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट है या स्टैंडर्ड है, ये दोनों में से एक टर्म है, BIS के द्वारा, बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट। ये जो बेसल है ये स्विट्जरलैंड का एक शहर है जहां पर ये बात हुई थी। आपके लिए जो जरूरी है वो ये समझिए कि 3 नॉर्म्स आए अलग अलग समय पे, बेसल 1, बेसल 2 और बेसल 3। ये जो बेसल 3 है आपका, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज अभी यही लागू हुआ है सब प्राइम क्राइसिस के बाद, 2008 के बाद से। बेसल 3 में जो अभी करंट वो है वो ये है कि 9% रिस्क वेटेड असेट का बैंक को CAR के फॉर्म में अपने पास रखना है, ये RBI कहता है। और जो बेसल ने कहा था, उन्होंने कहा था 8% रखना है टोटल असेट का, बट RBI कहता है नहीं, 9% रखो, आप 1% एक्स्ट्रा रखो। अब यहां पे है क्या वो समझ लो, यहीं पे समझा देता हूं। बेसल ये कहता है कि बैंक के पास एडिक्वेट अमाउंट ऑफ लिक्विडिटी रहनी चाहिए अगेंस्ट रिस्क वेटेड एसेट, ठीक है। अब ये रिस्क वेटेड एसेट क्या है? एडिक्वेट अमाउंट ऑफ लिक्विडिटी कहनी चाहिए रिस्क वेटेड एसेट के। तो जो आपका रिस्क वेटेड एसेट है
वो कुछ और नहीं है, वो जो बैंक लोन दे रहा है वो है, और इसी के अगेंस्ट में बैंक को CAR रखना है, दैट इज कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, जिसको हम कहते हैं पूंजी पर्याप्तता अनुपात। क्या कहते हैं? पूंजी पर्याप्तता अनुपात। ठीक है, तो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो निकालने का एक फॉर्मूला है, जहां पे आप रिस्क वेटेड एसेट को टोटल कैपिटल जो है उससे डिवाइड करते हो, फिर 100 से मल्टीप्लाई कर देते हो, और जो आता है वही परसेंटेज आपको रखना है। तो CAR बराबर होता है रिस्क वेटेड एसेट बाय टोटल एसेट मल्टीप्लाइड बाय 100, और यही CAR आपका हिंदी में कहते हैं पूंजी पर्याप्तता अनुपात, या इंग्लिश में कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। तो बेसल क्या कहता है? बेसल ये कहता है कि बैंक अपने साथ ये कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो मेंटेन रखेंगे ठीक है, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो मेंटेन रखेंगे ऑफ 9%, जो उनका रिस्क वेटेड एसेट है उसके अगेंस्ट में, ताकि इनकी अगर लोन NPA होता है या कोई समस्या होती है तो बैंक उससे डील आउट कर सके। देन देयर आफ्टर कुछ और भी चीजें आई जिसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, बट उसके पहले हमें समझना है NPA के बारे में। व्हाट इज NPA? क्योंकि ये जो रिस्क वेटेड एसेट का है वो NPA के उसमें ही आया था कि बैंकों का लोन NPA हो रहा है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो रहा है, जिसको गैर निष्पादित संपत्ति कहते हैं हम। नॉन परफॉर्मिंग एसेट, गैर निष्पादित संपत्ति। कोई भी लोन अगर 91 दिन तक, मोर देन 91 डेज, अगर EMI नहीं पेड है, ठीक है, जो मासिक किश्त होती है जिसको हम कहते हैं मासिक किश्त हिंदी में, अगर नहीं पे हुई है तो वो लोन NPA की कैटेगरी में आता है। किस कैटेगरी में आता है? NPA की कैटेगरी में आता है। अब इसमें अलग अलग टाइप्स होते हैं। अब उन अलग अलग टाइप्स को अगर देखोगे तो सबसे पहले आता है सब स्टैंडर्ड एसेट। जब भी लोन 6 महीने के आसपास अगर नहीं पे हुआ है तो वो सब स्टैंडर्ड एसेट होता है, लेस देन 12 मंथ्स की बात होती है। जो डिफॉल्ट है, मतलब कोई भी किश्त 12 महीने से कम अगर नहीं पे गई है, 12 मंथ लिख देता हूं, तो वो सब स्टैंडर्ड है। उसके ऊपर जाओगे तो डाउटफुल एसेट होगा। डिफॉल्ट इज मोर देन 12 मंथ्स। उसके बाद लॉस्ट एसेट होता है। लॉस्ट एसेट में क्या होगा? मोर देन इक्वल टू 12 मंथ है और नॉन रिकवरेबल है।
तो ये क्या कहलाता है, लॉस्ट असेट। और वहीं जब ये लॉस्ट असेट राइट ऑफ कर दिया जाए, राइट ऑफ कहां से, बैलेंस शीट से, तो उसको बैलेंस शीट से राइट ऑफ कहते हैं। और यहीं से शुरुआत होती है एक चीज की, कहलाता है वो बैलेंस शीट सिंड्रोम, जहां से बैंक तो राइट ऑफ कर दे रहे हैं बट एक्चुअली क्या उनको वो पे बैक हुआ या नहीं हुआ, सो वो तो कमी है ही उनके उसमें, सो दैट लीड्स टू बैलेंस शीट सिंड्रोम। तो एनपीए क्या है, अगर 91 दिन से ज्यादा ओवरड्यू है आपकी ईएमआई तो वो एनपीए की कैटेगरी में आता है। और एनपीए की कैटेगरी में लोन सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल असेट, लॉस्ट असेट और राइट ऑफ की कैटेगरी में आ जाता है। तो ये पॉइंट याद रखना है आपको सारे। इसके बाद अगर लोन, मान लीजिए आपका लोन था, आप उसको नहीं भर पा रहे हैं, तो उन्होंने इसको रिस्ट्रक्चर कर दिया। रिस्ट्रक्चर का मतलब हो गया पुनर्गठन। पुनर्गठन का मतलब आपके लोन को पहले आपको 10 साल में भरना था, अब वही आपको 20 साल में भरना है, और शायद आपको कुछ और एक्स्ट्रा लोन भी दे दिया गया, तो वो पुनर्गठन हो गया। अब ये जो पुनर्गठित लोन है और जो एनपीए का लोन है, वो दोनों अगर मिला दो तो ये कहलाता है स्ट्रेस्ड असेट। क्या कहलाता है, स्ट्रेस्ड असेट। तो एक टाइम था जब हमारा एनपीए जो था वो 12% तक पहुंच गया था, बट अगर करेंटली हम देखेंगे तो मार्च 2023 की रिपोर्ट है इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से, तो मार्च 2023 में जो हमारा एनपीए था वो 3.9% था एक रिपोर्ट के हिसाब से, जो कि एक बेटर सिचुएशन में आया ओवरऑल एनपीए की अगर हम बात करें तो। अब बैंकिंग सेक्टर में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए कि क्या क्या चीजें हम और ऐड ऑन कर सकते हैं, क्योंकि ये परीक्षा पूरी की पूरी आपकी प्रीलिम्स के बेसिस पे है। तो व्हाट आई एक्सपेक्ट इज, इससे ज्यादा सवाल आपसे नहीं पूछे जाएंगे इस सेगमेंट में। आपसे मेनली इन्हीं के अंतर्गत ही सवाल जो पूछे जाएंगे वो पूछे जाएंगे। उसमें एक आध स्टेटमेंट दी जा सकती है जिसके लिए मैंने आपको काफी कुछ बताया कि किस प्रकार से करना है। पोस्ट दिस कुछ बेसिक एक्ट्स हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, या कुछ फ्रेमवर्क है। एक तो सरफेसी एक्ट है। सरफेसी एक्ट के तहत अगर हम देखते हैं तो बैंक को एम्पावर किया जाता है या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को एम्पावर किया जाता है कि वो अपने लोन का, जो उन्होंने लोन दिया है किसी कंपनी को, उसका भुगतान कंपनी से ले सके बिना कोर्ट के इंटरवेंशन के। तो वो सरफेसी एक्ट की बात हो गई। सो विदाउट कोर्ट इंटरवेंशन बैंक कैन सेटल, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर सकता है। अब इसके लिए प्रोसीजर जो बनाया उन्होंने, वो बनाया ARC का, असेट रिस्ट्रक्चरिंग कंपनी का। अब ये जो असेट रिस्ट्रक्चरिंग कंपनी है ये दो ऑप्शन देखती है, क्या इस कंपनी को रीस्ट्रक्चर किया जा सकता है, क्या इस कंपनी को रिवाइव किया जा सकता है या नहीं, या इस कंपनी को वाइंड ऑफ करना है। इन बोथ द केसेस ये लेगी कंसेंसस इन्वेस्टर्स का और उनका, बैंक का, और बेस्ड ऑन दैट ये लिक्विडेट करेगी या असेट रिस्ट्रक्चर करने की कोशिश करेगी। और उस लिक्विडिटी से पहले जो इन्वेस्टर्स वगैरह हैं उनको, फिर बैंक को, सबके हिस्से में फिर उनके जो फाइनेंशियल असेट्स थे उसका पैसा जाएगा। इस प्रकार से काम करती है ये। इसके बाद एक प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन है जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आपके पेपर में पूछा जा सकता है कि ये क्या है। तो प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन ये एक आरबीआई का पॉलिसी कह लो
या तरीका कह लो आप, जिसके माध्यम से ये बैंकों में जो इरेगुलेशंस होती हैं, मतलब एक मिनट को, मान लो बैंक प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, कैसी, एनपीए का इशू, कुछ फंक्शनिंग को लेकर के इशू है, तो आरबीआई कुछ कड़े नियम अपना सकता है जिसको हम कहते हैं प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन। जैसे कि वो बैंक के कुछ कार्यों पे प्रतिबंध लगा सकता है, ब्रांचेस खोलने पे प्रतिबंध लगा सकता है, उनके डे टू डे बिजनेस पे प्रतिबंध लगा सकता है कुछ हद तक। सो ये सारी प्रक्रिया आपकी प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन के तहत आती है। इसके बाद एक इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड है, वो कंपनीज के लिए है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड। इसमें अगर कोई कंपनी इंसॉल्वेंट हो जाए, मतलब कंपनी अब लोन वोन नहीं चुका सकती, कंपनी की माली हालत खराब हो चुकी है या बैंकरप्ट हो गई, कंपनी के पास पैसा नहीं बचा है, तो उसको कैसे सुधारा जा सकता है, उसके लिए भी यही एआरसी और डीआरटी का कॉन्टेक्स्ट है। देन हमारे पास एक इंपॉर्टेंट वो है जो आपके लिए सिर्फ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, वो है मिशन इंद्रधनुष। अब मिशन इंद्रधनुष केंद्र सरकार ने 2015 में शुरू किया था और ये भी बैंकिंग सेक्टर के रिफॉर्म से ही रिलेटेड है। ठीक है, अब ये बैंकिंग सेक्टर के रिफॉर्म से रिलेटेड है। यहां पर ये 7 स्टेप्स थे, उन 7 स्टेप्स के तहत ये बैंक में रिफॉर्म करने की बात कर रहे थे। पहला था अपॉइंटमेंट से रिलेटेड, दूसरा था बैंक बोर्ड ब्यूरो, तीसरा आपका था रिकैपिटलाइजेशन, एक मर्जर की बात थी, मर्जर के थ्रू बैंक्स को और बेटर किया जा सकता है। उसके अलावा डिस्ट्रेसिंग पीएसबी जो है, एम्पावरमेंट है, ये दोनों आपके एक ही में आ जाएंगे। इन मेजर बिंदुओं पे कार्य करने की बात हुई थी। और इसमें अगर देखोगे तो अपॉइंटमेंट में जो प्रोफेशनल हैं टॉप लेवल पे उनको लाया जाए, ये बेसिकली अपॉइंटमेंट के लिए थी। अब इनकी जगह FIPB आ गई है, FIPB है शायद, या FIBC ऐसे कुछ है, आप प्लीज चेक करिएगा इसको। रुक जाओ मैं बता ही दूं आपको एक बारी, गिव मी अ मिनट। यस, FSIB है, सॉरी, फाइनेंशियल सर्विस इंस्टीट्यूशंस ब्यूरो। तो अब ये कौन देखेगा, IFISB देखेगी, जिसका नाम है FSIB, सॉरी। तो जो भी अपॉइंटमेंट्स होंगी वो अपॉइंटमेंट्स आप ये बॉडी देखेगी बैंक बोर्ड ब्यूरो की जगह। रिकैपिटलाइजेशन जो सिक पीएसबीज थी या जिनका ये लोन वाला दिक्कत हो गई थी तो उनको रिकैपिटलाइज करने की बात हुई। उसके बाद आपकी मर्जर की बात हुई, कुछ बैंक्स को मर्जर भी किया गया जिसमें डिस्ट्रेसिंग पीएसबीज थे, उनको कैसे बेटर किया जा सकता है, यस बैंक वगैरह को किया। अकाउंटेबिलिटी भी बैंक्स की क्रिएट करने की कोशिश की गई और एम्पावरमेंट के लिए फिर ज्ञान समागम एंड अदर थिंग्स दे हैव डन सो फार। So these were certain key things, certain key reforms which
they have tried to do, and with that definitely there are certain changes which are happening. तो ये तो बात हो गई बैंकिंग सेक्टर की कि क्या क्या चीजें आपके एग्जाम से महत्वपूर्ण है। अब एक छोटा सा और जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, उसका नाम है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, जो न्यूज में बहुत रहती है। ये वो कंपनीज हैं जो बेसिक डिपॉजिट वगैरह एक्सेप्ट नहीं करती हैं, यूजुअली कंपनीज एक्ट के तहत रजिस्टर होती हैं। इनके पास दो तीन चीजें हैं। इनके पास बैंकिंग सर्विस तो ये देती हैं, बट बैंकिंग लाइसेंस इनके पास नहीं होता है। ये तीन मेजर सेगमेंट में डील करती हैं अगर हम देखें तो, एक तो लोन के, एक इन्वेस्टमेंट के, और तीसरा इंश्योरेंस के। ऋण, निवेश और बीमा। ठीक है, ऋण वाले सेगमेंट को देखोगे तो गोल्ड लोन हो गया, कुछ आपके ऑटोमोबाइल लोन्स हो गए, माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गए, प्लस असेट पे लोन हो गया, ये सारी चीजें देती है, कंस्ट्रक्शन पे देती है। निवेश में आप देखोगे तो कोई असेट मैनेजमेंट कंपनी हो सकती है, और इन्वेस्टमेंट कंपनी हो सकती है, जैसे आपका ग्रो ऐप हो गया। ये एप्लीकेशन की जो कंपनी होगी वो एनबीएफसी की कैटेगरी में आएगी, क्योंकि इन्वेस्टमेंट की सुविधा दे रही है। इंश्योरेंस में सबसे सिंपल एग्जांपल एलआईसी ले लो। अब इन तीनों का नियमन अलग अलग लोग करेंगे। इसको आरबीआई करेगा रेगुलेट, इसको आपका सेबी करेगा, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, और इसको कौन करेगा? इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, इरडा करेगी। तो ये याद रखोगे, इंश्योरेंस को रेगुलेट कौन कर रहा है? इरडा। इन्वेस्टमेंट को रेगुलेट कौन कर रहा है? सेबी। और लोन को कौन रेगुलेट कर रहा है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो ये बात हो गई आपकी एनबीएफसीज की, जिसके बारे में आपको इतनी जानकारी तो होनी चाहिए कि एनबीएफसीज का कार्य क्या है। अब एक स्टेप आगे हम लोग बढ़ेंगे इसी डिस्कशन में आगे के लिए। तो एनबीएफसी भी समझ गए आप। इसी एनबीएफसी में एक टाइप का एनबीएफसी होता है जिसको हम कहते हैं माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, सूक्ष्म वित्तीय संस्थान या संस्था। ये क्या करते हैं? ये बैंक से लोन लेंगे, एमएफआईज, और ये फिर लोन देंगे एसएचजीज को, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को। या इंडिविजुअल फर्म्स को, जिनको यूजुअली लोन नहीं मिलता है और कम रेट पे देते हैं ये लोन। तो ये सारी चीजें हो गई आपकी बैंकिंग के सेक्टर से इंपॉर्टेंट चीजें। इंश्योरेंस कंपनीज के बारे में जब हम बात करेंगे तो उनको रेगुलेट कौन करेगा? आईआरडीए, इरडा। एलआईसी को कौन रेगुलेट करेगा? इरडा। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं अगली तरफ, फाइनेंशियल सेगमेंट में, जहां पे हम बात करेंगे कैपिटल मार्केट की। दो टाइप की मार्केट होती है बेसिकली।
एक कैपिटल मार्केट होती है, एक मनी मार्केट होती है। अगर हम फाइनेंशियल मार्केट की बात करें, वित्तीय बाजार की जब आप बात करेंगे तो दो प्रकार की मार्केट होगी, कैपिटल मार्केट और एक मनी मार्केट। कैपिटल मार्केट वो है जहां पे आप लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगा के छोड़ते हैं यूजुअली, और मनी मार्केट है जहां पे एक शॉर्ट टर्म के लिए आपने कुछ पैसा लगाया और फिर उसको निकाल लिया। कैपिटल मार्केट में दो मेजर चीज आपको पता होनी चाहिए, एक डेट मार्केट और दूसरी इक्विटी मार्केट। वहीं मनी मार्केट में थोड़े से सेगमेंट्स अलग होते हैं जिसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, बिकॉज आपके एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट या रेलेवेंट नहीं है। तो जब हम फाइनेंशियल मार्केट की बात करते हैं या कैपिटल मार्केट की बात करते हैं तो उसमें कुछ ऑप्शंस आते हैं जिनको हमें डिस्कस करना है आज। अगर हम ओवरऑल मार्केट की बात करें तो मार्केट दो उसमें विभाजित होगा टू अ लार्जर एक्सटेंट। एक होता है बॉन्ड और दूसरे होते हैं शेयर्स, ठीक है, या इसी को हम इक्विटी कहते हैं। बॉन्ड का सिंपल मतलब एक प्रॉमिस करते हैं कि इतने टाइम के बाद आपको इतना पैसा देंगे एक पेपर पर, ये इंटरेस्ट पे देंगे, ठीक है। अब जो बॉन्ड होता है अगर मेजरली उसको डिवाइड करो जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग, तो पहला तो हो गया आपका खुद ही ट्रेजरी बिल। ट्रेजरी बिल कौन इशू करता है? सरकार। ये क्या होते हैं? गवर्नमेंट के बिल्स होते हैं जिसमें गवर्नमेंट के ओवरऑल एक्सपेंडिचर का एक बेसिक एस्टिमेट होता है। तो ट्रेजरी बिल्स गवर्नमेंट इशू करती है, बट इशू किसको करती है? बैंक को करेगी, पब्लिक को नहीं करेगी, और ये शॉर्ट टर्म होते हैं, ठीक। दूसरा होता है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। आप जब भी कोई टाइम डिपॉजिट करते हो तो उसका एक काइंड ऑफ सर्टिफिकेट मिलता है, एफडी हो गया, एनएससी हो गया, ये सब, तो वो आपका सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट के फॉर्म में आता है। सम वॉट लॉन्गर टर्म और मिड टर्म भी हो सकते हैं, एफडी वगैरह, एनएससी वगैरह को अगर एक वो किया जाए तो ये आम पब्लिक को इशू होते हैं यूजुअली। फिर दो और टाइप होते हैं, एक चीज कहलाती है डिबेंचर। डिबेंचर को आप कहेंगे ऋण पत्र। यह ऋण पत्र दो टाइप का हो सकता है एक तरीके से, और जो जनरली डील किया जाता है वो कॉमर्शियल पेपर और कॉमर्शियल बिल के फॉर्म में किया जाता है। और ये जो कैटेगरीज मैंने अभी आपको बताई हैं, ट्रेजरी बिल, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कॉमर्शियल बिल, कॉमर्शियल पेपर, ये सारी कैटेगरी आपकी आती है मनी मार्केट के तहत यूजुअली। इंटर बैंक जो कॉल मनी वाला कॉन्टेक्स्ट है वो भी मनी मार्केट में आएगा। दूसरा जो इंपॉर्टेंट सेगमेंट है जहां से क्वेश्चन आपके लिए ज्यादा बनेगा वो है कैपिटल मार्केट का, जिसको हम बोलते हैं शेयर या इक्विटी। अब ये जो शेयर या इक्विटी है उसमें समझना, कैपिटल मार्केट जो है उसको हम डिवाइड करते हैं दो उसमें। एक कहलाता है प्राइमरी मार्केट और दूसरा कहलाता है सेकेंडरी मार्केट, प्राथमिक बाजार और द्वितीयक बाजार। जब हम प्राइमरी मार्केट की बात करेंगे तो यहां पर कोई कंपनी फर्स्ट टाइम शेयर इशू करती है, ठीक है। ये जो शेयर इशू करती है किसको करेगी? पब्लिक को। ये कंपनी ही शेयर का जो वैल्यू है, जो मूल्य है, उसको फिक्स करती है। क्या कर रही है ये? फिक्स द वैल्यू ऑफ शेयर। ये कंपनी करती क्यों है? फंड रेज करने के लिए। क्या करने के लिए? फंड रेज करने के लिए।
और इस ऑफर को क्या कहते हैं? जब फर्स्ट टाइम कंपनी अपने शेयर इशू करती है, आईपीओ। जो तुम लोग न्यूज में सुनते हो ना, इनिशियल पब्लिक ऑफर, आईपीओ आया, आईपीओ आया, तो वो पहला ऑफर होता है पब्लिक के लिए कि आओ भाई हमारे कंपनी के शेयर्स खरीद लो और इस रेट पे खरीदो। और इस शेयर का पर्पस क्या है? फंड रेज करना, अपने फंड रेज करना ताकि फर्दर इन्वेस्टमेंट को और कंपनी बढ़ा सके। इस प्राइमरी मार्केट की कोई जगह नहीं होती, ये ऑनलाइन ही होता है। सो ये प्राइमरी मार्केट हो गया आपका। देयर इज अनदर मार्केट जिसको हम सेकेंडरी मार्केट कहते हैं। यहां पे ट्रेड होता है। ट्रेड किसका होता है? शेयर का। इसका मतलब क्या हुआ? बाई एंड सेल। अब जैसे आप क्या करते हो, अब कहां जाते हो? आप नेशनल स्टॉक एक्सचेंज या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को देखते हो, और यही वो प्लेस है, या इसको हम कह लें स्टॉक एक्सचेंज, जहां पर ये शेयर खरीदे या बेचे जाते हैं। ये कौन बेच रहा है या खरीद रहा है? ये कंपनी नहीं खरीद रही है, यहां पर वो लोग खरीद और बेच रहे हैं जो इसके हिस्सेदार है। कौन है? मान लो ए है, बी है, सी है। इनके पास टाटा ग्रुप के शेयर्स हैं। किसके? टाटा के। तो ये वो हो गए जो बेच रहे हैं। डी है, ई है, एफ है, ये 3 कस्टमर्स हैं जो खरीदना चाह रहे हैं टाटा ग्रुप के शेयर्स। तो वो अब इनसे खरीद सकते हैं या बेच सकते हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई आपकी सेकेंडरी मार्केट की। तो प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट आपको समझ में आ गया। अब आपको कुछ चीजें और समझनी है। ये जो दोनों मार्केट्स हैं, इनको रेगुलेट कौन करेगा? सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो प्रतिभूति बाजार जिसको आप कहते हैं या शेयर मार्केट कहते हैं, उसके निवेश के लिए हमारे पास क्या है? सेबी है, प्रतिभूति नियामक बोर्ड। अब सेबी के बारे में भी पता होना चाहिए थोड़ा सा, कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया है। स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड। ये जो भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड है, इसकी जो स्थापना हुई थी, अगर हम देखें तो इसकी स्थापना 1988 में हुई थी। इसको भी ऑटोनोमस वो मिला हुआ है, स्वायत्त संस्थान एक प्रकार से ये भी, बट अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। तो प्रतिभूति से संबंधित, निवेश से संबंधित जो भी कार्य होगा वो कौन देखेगा? सेबी देखेगा, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया देखेगा। अब यहां पे जो कॉन्टेक्स्ट आएगा आपके लिए, उसका मेन पर्पस क्या है वो समझते हैं। ये रेगुलेट करेगा और प्रमोट करेगा किसको? इन्वेस्टमेंट इन शेयर मार्केट। ठीक, इसका एक काम है ऑडिट एंड इन्वेस्टिगेशन का। अगर इसको लग रहा है कि किसी भी टाइप का फ्रॉड हो रहा है शेयर मार्केट में किसी कंपनी के द्वारा, तो इसके पास ज्यूरिसडिक्शन का भी पावर है, इसके पास लेजिस्लेटिव पावर भी है, इसके पास एग्जीक्यूटिव पावर भी है। In all way, it is the body which can make some law, which can also give certain jurisdiction over certain mishandling or misdeeds of a company. तो ये सारा वो काम कर सकता है। तो SEBI is altogether a major body, जिसका ये मेजर काम है जो आपके एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, और ये दोनों मार्केट्स को रेगुलेट करता है, प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट को। तो ये पॉइंटर्स आपके लिए परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट थे जो मैंने अभी आपको बताए। ये बैंकिंग क्षेत्र की बात हो गई।
और बैंकिंग क्षेत्र में के अलावा हमने फाइनेंशियल सेक्टर की भी बात कर ली। अब एक और सेक्टर आता है छोटा सा, वो सेक्टर है फिनटेक का। फिनटेक। अब फिनटेक क्या है? फाइनेंशियल सर्विसेज विद टेक्नोलॉजी। खैर मिलेनिया को तो याद नहीं होगा, बट बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनको याद होगा कि बहुत पहले, आज के तकरीबन 20 साल पहले, ऑलमोस्ट 20 साल पहले, ज्यादातर बैंकों में काम कागज पे होता था, डायरीज फाइल्स मेंटेन होती थी। फिर डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम्स आए और बेस्ड ऑन द ऑलमोस्ट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिवॉल्यूशन कह लें या जो भी कह लें, उससे बैंकिंग सुविधा बहुत आसान हो गई। तो जो भी टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं थ्रू फाइनेंशियल एस्पेक्ट में, उसको हम फिनटेक सेक्टर में लेंगे। जैसे कि डिजिटल पेमेंट, ये किसका हिस्सा है? फिनटेक का। एटीएम किसका हिस्सा हुआ? फिनटेक का हुआ। यूपीआई, पेमेंट गेटवे, ये किसका हिस्सा हुआ? फिनटेक का। बेटिंग is a part of fintech. Companies like Grow and other companies are a part of fintech, which are providing the financial services with technology. ठीक है। एक और कॉन्टेक्स्ट है डिजिटल लेंडिंग, मतलब ऑनलाइन ऋण देना। ये भी क्या है? फिनटेक है। जो नियो बैंक्स हैं वो भी क्या है? फिनटेक सर्विसेज है। एनबीएफसीज में भी कुछ सर्विसेज जो ऑनलाइन या किसी अन्य माध्यम से मिल गई, वो भी फिनटेक सर्विसेज में ही आएंगी। एनईएफटी, आरटीजीएस सब आपके फिनटेक के एस्पेक्ट में कवर हो जाएंगे। इन सब के अलावा फिनटेक सेक्टर में सारी चीजें आती हैं। आपको पता होना चाहिए कि फिनटेक बहुत ग्रोइंग सेक्टर है और बहुत सारी कंपनीज इसका बेनिफिट भी उठा रही हैं, प्लस फ्रॉड भी हो रहा है। तो इसीलिए आरबीआई ने कुछ नॉर्म्स और रूल्स बनाने की कोशिश की है जिससे इनको प्रॉपरली रेगुलेट किया जा सके। ये पॉइंट बताने का मेजर ये था कि अगर आपसे क्वेश्चन यही पूछ ले कि फिनटेक सर्विसेज में क्या क्या चीजें आती है, तो अब आपको पता है कि आप क्या क्या चीजों को फिनटेक में जोड़ सकते हो। इसके बाद अगला एस्पेक्ट एनपीसीआई। एनपीसीआई, एनपीसीआई बैंक्स के एसोसिएशन प्लस आरबीआई का बाई प्रोडक्ट है, ये याद रखना। इसका काम है डिजिटल बैंकिंग सेगमेंट को एक्सेसिबल, सेफ, ट्रांसपेरेंट और रेगुलेट करना, ये काम है एनपीसीआई का। तो एक छोटा सा एग्जांपल, ये बॉडी 2016 में बनी थी शायद, ये आपको देखना पड़ेगा 15 या 16 में बनी थी, और इसका एक मेजर टास्क है फाइनेंशियल इंक्लूजन का, वित्तीय समावेशन का। सो इट्स वन वर्क इज वित्तीय समावेशन या फाइनेंशियल इंक्लूजन। अब इस एस्पेक्ट में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वित्तीय समावेशन की। लोगों को वित्तीय सेवाओं से जोड़ने के लिए हमारे पास पहले एक अकाउंट हुआ करता था जिसको हम कहते थे बीएसबीडी अकाउंट।
इसका था बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट। ये जीरो अकाउंट जो खुलता था ना, जीरो उस पे, वो था बीएसबीडी। अब जो बीएसबीडी अकाउंट था, इस बीएसबीडी अकाउंट का एक सबसे सिंपल चीज समझिएगा, इसको गवर्नमेंट ने एक नया अकाउंट के नाम से दिया, जन धन अकाउंट, जो गवर्नमेंट ने शुरू किया था जन धन योजना के तहत। अब हुआ क्या, बहुत सारे लोग जिनके पास अकाउंट नहीं था, अब वो बैंकिंग के प्रोसेस में आए, अंडर बैंक्ड या अनबैंक्ड लोग थे, थ्रू जनधन अकाउंट। अब गवर्नमेंट ने किया क्या, इस जनधन अकाउंट को जैम वाले सेगमेंट से जोड़ दिया। जैम क्या है, जे फॉर जनधन, ए फॉर आधार और एम फॉर मोबाइल। अब जो भी जनधन अकाउंट्स हैं, ये अकाउंट्स हैं, वो आधार से लिंक्ड हैं और एक मोबाइल नंबर होना चाहिए। इस जैम के थ्रू सरकार ने जो सारी सुविधाएं दे रही थी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के नाम पे, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, ये देना शुरू किया, जिससे सरकार को तकरीबन $27 बिलियन की लीकेज का पता चला और सरकार ने सेव किया, जो स्कीम्स है गवर्नमेंट की या अन्य माध्यम है। तो एक माध्यम तो फाइनेंशियल इंक्लूजन का ये हुआ जनधन। दूसरा माध्यम फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए एमजी नरेगा, सीधे खाते में पैसे जा रहे हैं, लोगों का अकाउंट और ये सारी चीजें। उसके अलावा किसान क्रेडिट कार्ड, 5,000 का ओवरड्राफ्ट का ऑप्शन है। उसके अलावा सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए लोन, माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, पेमेंट बैंक्स, ये सारा सब कुछ गवर्नमेंट ने शुरू किया। तो ये अलग अलग चीजें अलग अलग लेवल पे गवर्नमेंट ने शुरू की हैं, जिससे फाइनेंशियल इंक्लूजन का पार्ट काफी अच्छा हुआ है। और इन सबका सूत्रधार अगर आप देखोगे तो सबसे पहले तो आधार और उसके बाद ये जनधन खाता बना, जिसके माध्यम से करप्शन एट द लोअर लेवल काफी कम भी हुआ है और लोगों को उनके बेनिफिट्स पूरे के पूरे मिले भी हैं। तो ये सारी चीजें आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से अगर पूछ ले कि फाइनेंशियल इंक्लूजन में क्या क्या चीजें इंक्लूड हो सकती हैं, तो आप ये सारा सब कुछ इंक्लूड कर सकते हैं। अब बैंकिंग सेक्टर से मेजरली वो सारी चीजें मैंने कवर कर ली हैं आपके लिए, जो आपसे पूछा जा सकता है। कुछ करंट अफेयर्स का सेगमेंट है जो आपको आगे पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। इसमें एक चीज जो रह गई है वो भी मैं आपको बता देता हूं। ये 100% गवर्नमेंट एंटिटी है और पहली सरकारी पेमेंट बैंक है। वैसे पहला एयरटेल बैंक है, बट सरकारी में ये है। और डल झील पे ये क्वेश्चन भी था, डल झील पे जो फ्लोटिंग पेमेंट बैंक बना है वो इसी का बना है, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का। तो ये याद रखना है आपको, ठीक है, पेमेंट बैंक के हिसाब से। अब चलो एक क्विक रिकैप मारते हैं जल्दी से आपके क्वेश्चंस और उसका प्रीलिम्स क्रैश कोर्स के उसमें प्रहार सीरीज में, कि क्या क्या हमने आज पूरा डिस्कशन किया है। तो हमने सबसे पहले बैंकिंग की बात की। इस पूरे सेगमेंट में हमने बताया पहले इनफॉर्मल था, फिर उसको फॉर्मल लेंडिंग बनाने के लिए बैंकिंग का स्कोप तैयार हुआ। और बैंकिंग के स्कोप में अगर आप देखोगे तो एक छोटी सी चीज तुमको यहां फिर से बता देता हूं ताकि तुम्हें याद रहे। डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रहे हैं
और जो डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रहे हैं वो 4 टाइप के हैं, सेविंग, करंट, रिकरिंग और फिक्स्ड। इसको बोलते हैं आवर्ती, इसको बोलते हैं सावधि, इसको बोलते हैं चालू खाता और ये कहलाता है बचत खाता। इन चारों में ये जो 2 हैं, सेविंग और करंट, ये हैं डिमांड डिपॉजिट और ये दोनों हैं टाइम डिपॉजिट। ये याद रखना बेसिक, ये पीछे भी पढ़ा है। उसके बाद तुम्हें बताया कि बैंक का मेजर काम क्या था, लेंडिंग एंड जनरेटिंग प्रॉफिट, प्रॉफिट कमाना, उससे लोन देना और लोन से ब्याज प्राप्त करना या लाभ कमाना। दूसरा काम है इनका डिपॉजिट लेना और डिपॉजिट पे इंटरेस्ट देना। ये जो डिपॉजिट ले रहे हैं ये इनके लिए देयता है, दैट इज कॉल्ड लायबिलिटी, और ये इनके लिए असेट है। क्लास में बताया था आपको। और क्या काम है इंडिया के सिनेरियो में बैंक्स का, वेलफेयर स्कीम्स के क्रियान्वयन में सरकार की मदद करना। उसके अलावा वित्तीय समावेशन में भी सरकार का मदद करना, ये मेजर काम था बैंक का। डिपॉजिटर है, पैसा जमा कर रहा है बैंक में और बैंक उसी पे लोन दे रहा है रेडी को, बोरोवर को। उसके बाद ये सेगमेंट भी आपको बता दिया था। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अब बैंक्स के बारे में बात की, कितने प्रकार के बैंक इंडिया में आप देख सकते हैं। तो एक कॉमर्शियल बैंक आया और ये कॉमर्शियल बैंक 2 टाइप से हैं, या तो शेड्यूल्ड है या नॉन शेड्यूल्ड है। शेड्यूल्ड जो था वो सेकंड शेड्यूल ऑफ आरबीआई एक्ट 1934 में मेंशन्ड है, नॉन शेड्यूल्ड नहीं मेंशन्ड है। शेड्यूल्ड बैंक की कैटेगरी में पब्लिक सेक्टर बैंक, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक जिनका काम है वेलफेयर और प्रॉफिट, प्राइवेट सेक्टर के बैंक जिनका होल सोल मोटिव है प्रॉफिट, रीजनल रूरल बैंक आ गए, स्मॉल फाइनेंस बैंक आ गए, आपका पेमेंट बैंक आ गया और अदर ऑप्शंस आ गए बैंकिंग सेक्टर में। इसके अलावा फॉरेन बैंक्स भी हैं, ये सारे आपके शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक में आ गए। ऑब्जेक्टिव देखोगे तो प्रॉफिट है, रजिस्ट्रेशन कंपनीज एक्ट के तहत है। रीजनल रूरल बैंक का जो रजिस्ट्रेशन होगा वो आरआरबी एक्ट के तहत होगा। लाइसेंस आरबीआई, रेगुलेशन आरबीआई, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत रेगुलेट किए जाते हैं और सारे प्रोडक्ट्स ये बेच सकते हैं। ये काम था इनका। करेंटली भारत में 12 पब्लिक सेक्टर के बैंक हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एंटिटी में देखोगे जिसमें 51% से ज्यादा है। फिर तुम्हें बताया कि एक वो प्रकार का कॉमर्शियल बैंक होता है जिसको हम कहते हैं डेवलपमेंटल बैंक और विकास बैंक। ये सेक्टर स्पेसिफिक फाइनेंसिंग करते हैं और टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। ये 2 चीजें बताई थी आपको, मतलब वित्त पोषण करना और तकनीकी सहायता प्रदान करना। ये पब्लिक को लोन नहीं देते हैं, ये लोन कंपनीज या इंस्टीट्यूशंस को देंगे, उनके माध्यम से लोन प्रोवाइड होगा। अगर एक बैंक की बात करें तो आईडीबीआई है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जो हैवी या लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज के लिए बनाया गया। सिडबी 1990 में बनाया गया, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, एमएसएमई को लोन देने के लिए। और मुद्रा बनाया गया माइक्रो यूनिट्स को लोन और रिफाइनेंस करने के लिए। क्लियर है? आगे बढ़ो। अब एक प्रकार का डीएफआई एग्जिम बैंक भी है, 1982 में बना, 100% गवर्नमेंट एंटिटी है। निर्यात और आयात को फाइनेंस करना इसका काम है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट को फाइनेंस करना, और टेक्निकल असिस्टेंस भी कई बार देते हैं। बट बेसिकली जो मेजर काम है, दे प्रोवाइड अ सपोर्ट फॉर लोन टू एक्सपोर्टर, इंपोर्टर, ओवरसीज बायर्स। देन नाबार्ड 1982, और 1982 में से ये क्या काम करता है, कोऑपरेटिव्स, रीजनल रूरल बैंक्स और कॉमर्शियल बैंक्स को वित्तीय सहायता और टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट के क्षेत्र में शोध और फर्दर ऑपरेशंस के लिए। वहीं पे हमने मुद्रा योजना की बात की, बैंकों को दे गए हैं, एमएफआई के माध्यम से माइक्रो यूनिट्स को मिल गया। कोऑपरेटिव बैंक की बात की, उसके बाद सहकारी बैंक, यहां पे जो अकाउंट होल्डर है वही मेंबर भी होंगे और वही मेंबर्स मिलकर डिसीजन लेंगे, एक चेयरमैन चुना जाएगा उन्हीं में से। ये स्टेट कोऑपरेटिव एक्ट के तहत बनते हैं, इनका रेगुलेशन आरबीआई, स्टेट गवर्नमेंट और नाबार्ड तीनों करते हैं।
ये कंसेशनल क्रेडिट और वेलफेयर इनका मेजर एस्पेक्ट है, स्पेशली वेलफेयर है। अब हायरार्की की बात करोगे या अलग अलग लेवल पे बात करोगे तो 3 टियर स्ट्रक्चर होता है। स्टेट कोऑपरेटिव होगा, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव या अर्बन कोऑपरेटिव होंगे, और प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटीज होंगी या ग्रामीण बैंक होंगे। इनका काम मेजरली वेलफेयर वाला है, जिसमें कंसेशनल क्रेडिट भी आ जाएगा और बैंकिंग के सेगमेंट में लोगों को और जोड़ना है। अगर कोई मल्टी स्टेट या इंटर कोऑपरेटिव बैंक है, इंटर स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है, जैसे कि पीएमसी वगैरह हो गए, तो उसका नियमन सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत होगा, ना कि राज्य सरकार द्वारा। देयर आफ्टर रीजनल रूरल बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, ये ज्वाइंट वेंचर होते हैं केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्पॉन्सर पीएसबी के बीच, जहां केंद्र सरकार का हिस्सा 50% है, राज्य सरकार का हिस्सा 15% है और स्पॉन्सर पीएसबी का हिस्सा 35% है। पहला जो था वो 1975 में खुला था प्रथमा बैंक के नाम से मुरादाबाद में, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट 50%, यूपी गवर्नमेंट 15% और सिंडिकेट बैंक 35% के साथ। ये क्या करते हैं, कंसेशनल क्रेडिट प्रोवाइड करते हैं, किसको, रूरल सेक्टर को। और आरआरबी एक्ट 1976 के तहत ये रजिस्टर होते हैं। रेगुलेट कौन करेगा इनको, आरआरबी, आरबीआई और नाबार्ड। ये क्या करेंगे, छूट, इंटरेस्ट रेट में छूट देंगे जब भी इनको ऋण देना होगा। इक्विटी शेयर ये भी इशू कर सकते हैं, ये ध्यान रखना। अगला था पेमेंट बैंक, जिसको भुगतान बैंक आप कह सकते हो, स्मॉल फाइनेंस बैंक। पेमेंट बैंक के बारे में किसने कहा कि पेमेंट बैंक खोलते हैं, नचिकेत मोर। स्मॉल बैंक के लिए उषा थोराट कमेटी। पेमेंट बैंक जो है वो डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हैं, यस, लेकिन टाइम डिपॉजिट नहीं, और डिमांड डिपॉजिट भी केवल 1 लाख तक का कर सकते हैं। डेबिट कार्ड यस, क्रेडिट कार्ड नो। 75% गवर्नमेंट सिक्योरिटी में निवेश करना होगा और रेमिटांसेस दे सकते हैं। रेगुलेट कौन करेगा, आरबीआई करेगा। ये डिमांड डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट दोनों कर सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है डिपॉजिट पे। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड दोनों इश्यू कर सकते हैं। 75% हिस्सेदारी में पीएसएल, पब्लिक सेक्टर लेंडिंग, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग को देना ही देना है। आरबीआई के द्वारा नियंत्रित किए जाएंगे और रेमिटांसेस यस दे हैव टू प्रोवाइड। उसके बाद वी हैव डिजिटल बैंक्स। डिजिटल बैंक्स की 75 यूनिट खोलने की बात की गई है। डिजिटल ब्रांच होंगी, नो फिजिकल ब्रांचेस विल बी देयर। जो एग्जिस्टिंग बैंक्स हैं जिनके ब्रांचेस वगैरह हैं, उन्हीं के डिजिटल ब्रांचेस खोलने की बात है, बड़े बैंकों की। 24/7 सर्विस, विड्रॉल, डिमांड डिपॉजिट एक्सेट्रा दे विल बी प्रोवाइडिंग। उसके अलावा नियो बैंक है अपने पास। नियो बैंक कोई फिजिकल ब्रांच नहीं होगी। ट्रांजैक्शन में देखोगे तो जैसे रेजर पे वगैरह हो गया, इंटर बैंक ट्रांजैक्शंस हो गए, या कॉमर्शियल लेवल पे हो गए, जो छोटे मर्चेंट्स हैं वो रेजर पे का ऑप्शन रखते हैं, जिससे वो ट्रांजैक्शंस वगैरह को थोड़ा स्मूथ बना सके। ठीक है। उसके बाद बैंकिंग सेक्टर में रिफॉर्म्स की मैंने बात की, क्या क्या रिफॉर्म्स मेजर किए गए। तो सबसे पहली चीज मैंने बताई 1966 प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के बारे में, मतलब प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को ऋण देने के बारे में। इसके अंतर्गत एग्रीकल्चर और एलाइड एक्टिविटी, कृषि एवं संबंधित कार्य, मार्जिनल फार्मर्स, सीमांत किसान, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उपक्रम एमएसएमईज, स्टार्टअप्स, ईडब्ल्यूएस, कमजोर आय वर्ग, सोलर पीवीज, रेन्यूएबल एनर्जी, नवीकरणीय ऊर्जा का पार्ट, और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह जैसी चीजें इंक्लूडेड है, जहां पे लोन देना प्रायोरिटी के बेसिस पे नेसेसरी है बैंक्स के लिए। अब बैंक्स को क्या करना है, 40% हिस्सा पब्लिक सेक्टर को देना है, पीएसएल में देना है, और आरआरबी और एसएफबी क्या देंगे, 75%। इसके बाद रिफॉर्म की अगली कड़ी में आया 1969, जब बैंकों को राष्ट्रीयकृत किया गया, 14 बैंकों को, और 1969 में 2 स्कीम्स लाई गई, लीड बैंक स्कीम और आपकी सर्विस एरिया अप्रोच। इसको आप कहते हो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम भी, और ये सर्विस एरिया अप्रोच भी आप समझ गए थे। देन 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया 200 करोड़ के हिसाब से। बैंकिंग सेक्टर के रिफॉर्म में आगे बढ़ोगे तो नरसिम्हम कमेटी सबसे इंपॉर्टेंट है। 1991 से 98 उन्होंने बोला सीआरआर एसएलआर रिड्यूस करो, किया गवर्नमेंट ने। पीएसएल को बोला, गवर्नमेंट बोला नहीं भाई ये नहीं कर सकते। डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल और एसेट रिस्ट्रक्चरिंग कंपनी यस। रेगुलेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट्स यस। डीरेगुलेशन नॉट रेगुलेशन, और आईटी सेक्टर इन बैंकिंग यस। और उसके अलावा मर्जर की भी बात की थी, उसको भी सरकार ने बोला हाँ हजूर, जो आप कहेंगे वो है हमको मंजूर। तो ये था बैंकिंग सेक्टर के रिफॉर्म से इंपॉर्टेंट पार्ट। अब इसके अलावा 2 और कमेटी सुन लो।
वरना वो कहेंगे भैया हमें कहाँ छोड़ दिया, हमने क्या गलती की थी। तो पीजे नायक साहब ने बोला कि बैंक्स को प्राइवेटाइज कर दो, प्राइवेटाइजेशन को ज्यादा वो दो और गवर्नमेंट का शेयर 51% से नीचे कर दो। ये वाली बात उनको खटक गई, कहा कि नहीं, अगर हम ये कर देंगे तो हमारा मैनेजमेंट कंट्रोल खत्म हो जाएगा बैंक पे से, फिर बैंक अपनी मर्जी कर सकते हैं। सो बिकॉज ऑफ दैट ये फॉलो नहीं किया। फिर नचिकेत मोर कमेटी आई, उन्होंने बोला यूनिवर्सल एक्सेस दो बैंकिंग को, यूनिवर्सल बैंक्स वगैरह के कॉन्टेक्स्ट में एक्सेसिबल इंश्योरेंस स्कीम्स होनी चाहिए, अफोर्डेबल क्रेडिट फॉलो होना चाहिए, फॉर्मल क्रेडिट अफोर्डेबल होना चाहिए। सो दीज वर द सर्टेन की थिंग्स जिसके बारे में आपको भी पता होना चाहिए और आपसे पूछा भी जा सकता है आपके एग्जाम में, जैसे कि आपसे पूछा भी गया। तो जो पूछा जा सकता है, जो पूछा गया है और जो पूछा जा सकता है फिर से आपसे, उसके बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। इसीलिए हम पूरी कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज देते हैं आपको। अगली चीज, मेजर रिफॉर्म्स, सीआरआर और एसएलआर रिड्यूस। इंटरेस्ट रेट की बात करोगे तो डीरेगुलेट हुई, प्राइवेटाइजेशन हुआ, मर्जर भी हुआ, बेसल नॉर्म फॉलो किया गया और आईटी सेक्टर में बैंकिंग को ले आया गया। सो ये की चीजें थी जो रिफॉर्म्स के अंतर्गत थी, जिसको सरकार ने फॉलो भी किया और आगे लेके चले भी। पोस्ट दिस बेसल नॉर्म बैंकिंग स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करने के लिए, ताकि बैंक अपने साथ एक एडिक्वेट अमाउंट रखे, ताकि वो अगर कहीं रिस्क आए, कहीं एनपीए हो तो उसको मैनेज कर सके। तो उसमें एक सबसे छोटी सी चीज समझो, बेसल नॉर्म 3, इसके लिए सीएआर जो है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो उसको 9% रखना है, बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा तुमसे। सीएआर, ठीक। अब एनपीए तुम सब जानते हो क्या है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट गैर निष्पादित संपत्ति। अगर किसी भी मासिक किस्त 91 दिन से ज्यादा के लिए ड्यू है तो वो लोन क्या हो जाएगा, एनपीए, ठीक। एनपीए में कैटेगरी बांट लो, सब स्टैंडर्ड, अगर 12 महीने से कम है डिफॉल्ट तो सब स्टैंडर्ड है, डाउटफुल 12 महीने से ज्यादा है, लॉस मतलब भैया डाउटफुल तो था ही था, अब मिलेगा भी नहीं वैसा वापस, तो दैट इज लॉस्ट एसेट। और सरकार या आरबीआई बोल दे तो राइट ऑफ कर दो, गायब, पता ही नहीं है कहां गया, ठीक। सो रिस्ट्रक्चर करने का हो 10 साल की जगह 20 साल कर दिया, अब एनपीए और रिस्ट्रक्चर्ड लोन होगा तो वो स्ट्रेस्ड एसेट कहलाएगा। और यही दिक्कत राइट ऑफ से आती है कि बैलेंस शीट सिंड्रोम यहां पे होता है। बैलेंस शीट से तो गायब है बट एक्चुअली उतना लॉस तो बैंक को हुआ है, उसी को हम बैलेंस शीट सिंड्रोम के उससे कह देते हैं। आगे सरफेसी एक्ट, बिना कोर्ट की मध्यस्थता के बैंक अपना लोन रिकवर कर सकता है विदाउट आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट की बात कर लो या विदाउट कोर्ट्स इंटरवेंशन, बैंक कैन गेट इट बैक। इसके लिए स्थापना की गई एआरसी की, एसेट रिस्ट्रक्चरिंग कंपनी की, और इस एसेट रिस्ट्रक्चरिंग कंपनी का मेन काम यह था, या तो अगर एसेट रिस्ट्रक्चर हो सकता है तो रिस्ट्रक्चर कर लो जिस कंपनी से उसे खरीद के, या फिर उसको वाइंड ऑफ कर दो, ठीक है, वाइंड अप कर दो, वाइंड ऑफ नहीं, वाइंड अप। प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन आरबीआई का मेजर है, बैंक अगर प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहा है, सही से फंक्शन नहीं कर रहा है तो उसको रेगुलेट करने के लिए। मिशन इंद्रधनुष 2015 में आया, 7 वो थे, अपॉइंटमेंट प्रोफेशनल, टॉप मैनेजमेंट प्रोफेशनल हो। दूसरा, पहले बैंक बोर्ड ब्यूरो नियुक्ति करता था, अब वो नियुक्ति कौन करेगा, फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशन ब्यूरो। तीसरा, रिकैपिटलाइजेशन ऑफ सिक पीएसयूज, जो लोन पे घाटे में ज्यादा उनको रिकैपिटलाइज करना। मर्जर, डिस्ट्रेसिंग पीएसबीयूज और अकाउंटेबिलिटी एम्पावरमेंट और ज्ञान समागम, ये चीजें हैं जो आपके एग्जाम में पूछी जा सकते हैं आपसे। फिर मैंने आपको एनबीएफसी के बारे में बताया। एनबीएफसी इज नथिंग बट नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, कंपनीज एक्ट के तहत मेजर रजिस्टर होती हैं, बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड तो करती हैं बट बैंकिंग लाइसेंस नहीं है, याद रखना। किन किन सेगमेंट्स में, लोन, इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस। एक चीज और याद रखना, एनबीएफसी डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकती, लेकिन कुछ एनबीएफसीज हैं जो टाइम डिपॉजिट एक्सेप्ट करती हैं, फ्यू, जैसे बजाज फाइनेंस सर्विस वो करती है, ठीक है। ऋण वाले को रेगुलेट कौन करेगा, आरबीआई, इन्वेस्टमेंट वाले को सेबी और इंश्योरेंस वाले को एडा। ये सब आपको बताया था मैंने। फिर कैपिटल मार्केट के बारे में बताया। कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट 2 सेगमेंट होते हैं फाइनेंशियल मार्केट के। मार्केट, बॉन्ड और शेयर्स, ट्रेजरी बिल, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कॉमर्शियल पेपर, कॉमर्शियल बिल, ये मनी मार्केट का हिस्सा हो गया। और
कैपिटल मार्केट के हिस्से में दो आएंगे, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। यहां पे प्राइमरी मार्केट में कंपनी पहली बार शेयर इशू करेगी तो कहलाएगा आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर। यहां पे कंपनी खुद ही शेयर का प्राइस और वैल्यू फिक्स करती है और फंड रेज करने के लिए करती है। सेकेंडरी मार्केट में ट्रेड ऑफ शेयर होता है, इन्वेस्टर्स आपस में ही करते हैं, बाई एंड सेल, और एनएसई बीएसई के वो है। देन स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया 1988 रेगुलेट प्रमोट इन्वेस्टमेंट इन शेयर मार्केट, ऑडिट एंड इन्वेस्टिगेशन लाइक फ्रॉड वगैरह उसको इन्वेस्टिगेट करना, जुरिसडिक्शन, लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव, ये सारा काम इनका है। एंड देयर आफ्टर फिनटेक सेगमेंट, फिनटेक सेगमेंट के बारे में आई होप आई हैव टोल्ड यू ईच एंड एवरीथिंग कि क्या क्या चीजें हैं, ये आपको सारा पता है। और एनपीसीआई के बारे में भी आपको बता दिया कि एनपीसीआई का क्या रोल है, क्या क्या चीजें करती है, और अ बिट अबाउट फाइनेंशियल इंक्लूजन जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट था। इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक वॉज द लास्ट, हाँ दिस वॉज द लास्ट। तो अब बैंकिंग क्षेत्र से सारी जानकारी आपको उपलब्ध है इस क्लास के साथ। आपको बस ये करना है कि इसको अच्छे से रिवाइज करना है और इस पे जो क्वेश्चंस आए हैं उनको सॉल्व करना है। एक बार आपने ये दो चीजें अच्छे से कर ली तो फिर जो मॉक टेस्ट होगा उसमें आप अच्छा परफॉर्म करोगे, और साथ ही जब यूपीपीसीएस 2024 17 मार्च को होगा तो भी आप उसमें बेहतर परफॉर्म करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। आई होप द क्लास वाज क्वाइट यूजफुल। धन्यवाद।